Hello everyone, I hope are you fine. Today we are going to discuss about ओरोफेशियल डिफेक्ट। ओरोफेशियल डिफेक्ट हम जीआईटी सिस्टम के कंजेनिटल मालफॉर्मेशन की बात करें तो उसमें सबसे पहले हम डिजीज डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ओरोफेशियल डिफेक्ट और इसमें हम पढ़ते हैं क्लेफ्ट लिप और पैलेट। कौन सी डिजीज? क्लेफ्ट लिप और पैलेट, लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, वर्ड क्लेफ्ट का मीन होता है कि खांच का प्रेजेंट होना। वर्ड क्लेफ्ट का मतलब है खांच का प्रेजेंट होना, किसी ग्रू का प्रेजेंट होना। ग्रू अगर प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? क्लेफ्ट यानी खांच। और ये जो ग्रू है वो किसमें है? या तो लिप में हो सकता है या किसमें? पैलेट में। तो क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहला क्लेफ्ट लिप होता क्या है? क्लेफ्ट लिप सुनना ध्यान से, क्लेफ्ट लिप इसी का दूसरा नाम है काइलोजिकिसिस। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि क्लेफ्ट लिप का दूसरा नाम क्या है? तो ऑल्सो नोन एज काइलोजिकिसिस, ऑल्सो नोन एज काइलोजिकिसिस और हेयर लिप। सुनना ध्यान से कि क्लेफ्ट लिप का बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि क्लेफ्ट लिप का दूसरा नाम क्या है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? आंसर रहेगा काइलोजिकिसिस और दूसरा नाम इसका क्या? हेल। आपको क्वेश्चन किससे पूछेगा? काइलोजिकिसिस किसको कहते हैं? तो आंसर रहेगा आपका क्लेफ्ट लिप का अदर नेम है क्या? काइलोजिकिसिस। ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर आपसे पूछा जाए कि ये है क्या, इसको काइलोजिकिसिस हम क्यों बोल रहे हैं, तो सुनना ध्यान से, वर्ड जो काइलो है ये एक लैटिन वर्ड, सॉरी एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक वर्ड में एक काइलोज का मीन्स होता है, काइलो का मतलब होता है लिप। काइलो का मतलब होता है लिप, तो काइलो का मतलब लिप होता है, इसलिए ग्रीक वर्ड से डिराइव किया था काइलोजिकिसिस, जो किसका नाम है? क्लेफ्ट लिप का। किसका? क्लेफ्ट लिप का। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही से आता है कि क्लेफ्ट लिप को दूसरा अदरवाइज इसका किस नाम से जाना जाता है? आंसर करेगा आपका काइलोजिकिसिस और हेयर लिप। क्लेफ्ट लिप होता क्या है? तो आपने बहुत से बच्चों के देखे होंगे कि जब बच्चा बर्थ के साथ देखा होगा, आपने लिटिल लाइफ में भी देखा होगा कि उसके जो लिप्स है उसमें क्या प्रेजेंट है? खांच प्रेजेंट है, या मैं बोलूं कि एब्नॉर्मली बहुत कैसा है? कटा-फटा है। ठीक है, तो वो जो कंडीशन है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लेफ्ट लिप, और उसी का दूसरा नाम है काइलोजिकिसिस। ऐसा होता क्यों है? तो बोलते हैं फेलियर टू फ्यूज द मैक्सिलरी प्रोसेस विद मीडियन नेजल प्रोसेस। वापस से बोल रहा हूं, फेलियर टू फ्यूज मैक्सिलरी प्रोसेस विद मीडियन नेजल प्रोसेस, यानी मीडियल नेजल प्रोसेस पे अगर मैक्सिलरी जो प्रोसेस है वो कंप्लीटली अगर फ्यूज नहीं हो पाता है, अगर जुड़ नहीं पाता इंट्रायूटेराइन लाइफ में, तो वो जो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लेफ्ट लिप। क्या बोलते हैं? क्लेफ्ट लिप। तो अगर मैं डिफाइन करूं कि क्लेफ्ट लिप होता क्या है, तो सुनना ध्यान से, क्लेफ्ट लिप क्यों आता है? तो ड्यू टू फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ द मैक्सिलरी प्रोसेस विद मीडियन नेजल प्रोसेस। ठीक है, सुनना ध्यान से कि इसका प्रॉब्लम क्या है क्लेफ्ट लिप में, तो ड्यू टू फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ द मैक्सिलरी प्रोसेस विद मीडियन नेजल प्रोसेस, या मीडियन और लेटरल, कई बार ऐसा भी लिखा था मीडियन और लेटरल नेजल प्रोसेस। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बहुत बार आता है कि इनमें से क्लेफ्ट लिप किसको डिफाइन करता है, कि क्लेफ्ट लिप होता क्या है? तो आंसर याद रखना, फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ द मैक्सिलरी प्रोसेस विद मीडियन नेजल प्रोसेस, यानी मैक्सिलरी प्रोसेस का फ्यूज नहीं होना किसके साथ? मीडियन नेजल प्रोसेस के साथ। वो जो प्रॉब्लम उसको क्या बोलते हैं? क्लेफ्ट लिप बोलते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि क्लेफ्ट लिप है क्या, तो बेटा याद रखना, फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी प्रोसेस विद मीडियन और लेटरल नेजल प्रोसेस, मीडियन और लेटरल नेजल प्रोसेस। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी का दूसरा नाम काइलोजिकिसिस। ठीक है, नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। ये कैसा हो सकता है क्लेफ्ट लिप? तो ये यूनिलेटरल हो सकता है और बाइलेटरल हो सकता है। हो सकता है कि ये लेफ्ट साइड में हो सकता है कि ये राइट साइड में हो सकता है कि क्या दोनों साइड में प्रेजेंट हो। तो क्लेफ्ट लिप यूनिलेटरल भी हो सकता है और बाइलेटरल। तो नेक्स्ट में याद रखना, इट में यूनिलेटरल और बाइलेटरल कि दोनों साइड का हो सकता है कि खांच एक साइड प्रेजेंट हो सकता है कि दोनों साइड प्रेजेंट हो। तो क्लेफ्ट लिप यूनिलेटरल भी हो सकता है और बाइलेटरल भी हो सकता है। डिफेक्ट कितना होगा? तो जरूरी नहीं है कि कंप्लीटली डिफेक्ट हो सकता है कि माइनर डिफेक्ट हो, यानी मैं कह सकता हूं कि ओनली ग्रू प्रेजेंट है वर्मिलियन बॉर्डर में, और ये जो वर्मिलियन बॉर्डर से जो ग्रू है वो और एक्सटेंड हो सकती है बेस ऑफ द नोज तक। यानी मैं अगर आपसे कहूं तो लिप में छोटी सी खांच या ग्रू हो सकती है, और ये जो खांच है, ये जो क्लेफ्ट है, वो कहां तक जा सकता है? बेस ऑफ द नोज तक भी एक्सटेंड हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है सीवीटी पे कि इंडिविजुअल के अंदर जो क्लेफ्ट लिप है उसकी साइज कैसी है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो है प्रोसेस है, तो एक्सटेंड ऑफ क्लेफ्ट लिप varying from notch in vermilion border to large cleft extended up to nasal process, up to floor of the nasal process या floor of nose। ठीक है, तो सर एक्सटेंड ऑफ क्लेफ्ट लिप वेरिंग फ्रॉम नोच इन वर्मिलियन बॉर्डर, यानी वर्मिलियन बॉर्डर, यानी मैं बोलूं कि जो लिप की जो बॉर्डर है सर्कमफरेंस एरिया की, उसमें स्लाइड खांच हो सकती है, और लार्ज क्लेफ्ट एक्सटेंड हो सकता है कहां तक? तो मैं कह सकता हूं सर फ्लोर ऑफ नोज तक। तो ये जो प्रॉब्लम हो क्या है? क्लेफ्ट लिप है। अगर आपको पूछा जाए कि इसकी इंसिडेंस मेनली किसमें देखने को मिलती है, तो ये ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है बॉयज में, कॉमन इन बॉय कंपेयर टू गर्ल्स। ये ज्यादा किसमें देखने को मिलता है? बॉयज में। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है मल्टीपल चॉइस में, तो जो अगर क्लेफ्ट लिप की अगर मैं बात करूं तो ये कॉमन किसमें देखने को मिलता है? अगर मैं जेंडर्स की बात करूं तो बॉयज में ज्यादा देखने को मिलता है कंपैरेटिवली टू गर्ल्स। ठीक है, तो पहला था क्लेफ्ट लिप। अगर इसका मैं आपको डायग्राम शो करूं तो ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम, इसको हम बोलते हैं सर क्लेफ्ट लिप। ठीक है, क्लेफ्ट लिप। ये जो क्लेफ्ट लिप दोनों डायग्राम में बताए हैं वो दोनों के दोनों यूनिलेटरल है, यानी कि एक ही साइड में प्रेजेंट है, या मैं कह सकता हूं बच्चे की लेफ्ट साइड में। ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट लेफ्ट साइड में। ठीक है, दूसरा मैंने बोला था कि ये जो डिफेक्ट है वो वेरिंग हो सकता है स्लाइट नोच, यानी नोच इन वर्मिलियन बॉर्डर में। अगर आपको डायग्राम में गौर से देखिएगा, ये जो बॉर्डर है इसको मैं क्या बोलता हूं? वर्मिलियन बॉर्डर। और ये जो वर्मिलियन बॉर्डर है उसमें स्लाइट ग्रू प्रेजेंट हो सकती है, स्लाइट क्लेफ्ट प्रेजेंट हो सकता है, या फिर लार्ज क्लेफ्ट है वो एक्सटेंड हो सकता है बेस ऑफ द नोज। क्लेफ्ट एक्सटेंड बेस ऑफ द नोज या फ्लोर ऑफ नोज की नोज के फ्लोर तक भी क्या है? प्रेजेंट है। तो ये कंडीशन हो सकती है क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, क्लेफ्ट लिप की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा आपका क्लेफ्ट पैलेट। पहला क्वेश्चन यही से कि क्लेफ्ट पैलेट का दूसरा नाम क्या है? आंसर रहेगा ऑल्सो नोन एज पैलेटोकिसिस।
क्या नाम रहेगा, पैलेटोकिसिस। अगर बोला जाए कि काइलोकिसिस क्या है तो कैलेफ्ट लिप, और पैलेटो वर्ड पैलेटो यूज किया इसका मतलब किसके लिए, पैलेट के लिए, तो पैलेटोकिसिस किसका नाम है, कैलेफ्ट पैलेट। ठीक है, पैलेटोकिसिस होता क्या है, कैलेफ्ट पैलेट होता क्या है, तो मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर आपकी टंग आप फ्लोर ऑफ द नोज या फिर मैं आपको बोलूं रूफ ऑफ द माउथ पे जैसे टच करते हो तो आपको कुछ हार्ड सरफेस देखने को मिलता है। ये क्या एक बोनी स्ट्रक्चर है, क्या एक बोनी स्ट्रक्चर है, और ये जो बोनी स्ट्रक्चर इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अगर मैं लैंग्वेज में बोलूं तो हिंदी में आप जनरली बोलते हो तालु। ठीक है, तो ये जो है तो क्या बनाता है आपका, सेपरेट करता है नेजल कैविटी को किससे, ओरल कैविटी। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं जनरली हार्ड पैलेट। क्या बोलते हैं, हार्ड पैलेट। अगर आप टच करो, मैं बोलूं आपको सेंट्रल इंसाइजर से आप टंग को टच करते हुए बैक ऑफ थ्रोट की तरफ जाओगे तो आगे का पोर्शन तो आपको हार्ड मिल रहा है, हार्ड पैलेट। टच करके देख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो, और बैक जैसे जैसे जाओगे तो आपको कैसा मिलेगा, सॉफ्ट मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं कौन सा, सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट होता है कैसे, एक बोनी स्ट्रक्चर होती है, कैसे बेटा, बोनी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि सर कैलेफ्ट पैलेट डेवलप क्यों होता है, कैलेफ्ट पैलेट के डेवलप होने का रीजन क्या है, तो मैं बोलूं अगर इस बोन में कंप्लीटली फ्यूजन ना हो तो उस कंडीशन में क्या डेवलप हो सकता है, कैलेफ्ट पैलेट डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो कैलेफ्ट पैलेट क्या होता है, तो मैं अगर इसको डिफाइन करना चाहूं तो ड्यू टू फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ द लेटरल पैलेटाइन प्रोसेस। सुनना ध्यान से, ड्यू टू फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ द लेटरल पैलेटाइन प्रोसेस। ये जो पैलेटाइन बोन है वो फॉर्म करती है पैलेट का। अगर इसकी दोनों स्लीव, दोनों लेटरल प्रोसेस अगर कंप्लीटली इंट्रायूटेराइन लाइफ में फ्यूज नहीं हो पाते हैं तो उस कंडीशन में क्या प्रेजेंट होता है, ग्रूव, एक खांच, एक कैलेफ्ट प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलेफ्ट पैलेट। क्वेश्चन कई बार आता है कि कैलेफ्ट पैलेट है क्या, तो फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ लेटरल पैलेटाइन प्रोसेस। कौन सा, लेटरल पैलेटाइन प्रोसेस। तो याद रखना, लेटरल पैलेटाइन प्रोसेस या मैं बोलूं पैलेटाइन प्रोसेस का अगर कंप्लीटली फ्यूजन नहीं होता है तो कौन सी ओरल फेशियल डिफेक्ट डेवलप होने का चांसेस होगा, तो आंसर रहेगा कैलेफ्ट पैलेट। और अगर मैं मैक्सिलरी प्रोसेस की बात करता हूं तो आंसर क्या रहेगा आपका, कैलेफ्ट पैलेट। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं आगे बात करना चाहूं तो इसमें जो ग्रूव है, जो खांच है, या मैं बोलूं जो एक्सटेंडेड ग्रुप है, वो कहां से कहां तक हो सकता है, तो इंसेसिव फोरामेन टू ओला। सुनना ध्यान से, ये इंसेसिव फोरामेन है क्या, तो ये एक बोन स्ट्रक्चर। फोरामेन का मतलब क्या है, ओपनिंग प्रेजेंट होना बोन में, दैट इज फोरामेन। ठीक है, इंसेसिव फोरामेन यानी मैं आपको कहूं सेंट्रल इंसाइजर के जस्ट पीछे, अपर सेंट्रल इंसाइजर के जस्ट पीछे इस बोन में एक होल होता है, एक फोसा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसेसिव फोसा या फिर नेजोपैलेटाइन फोसा। ठीक है, ठीक है, नेजोपैलेटाइन फोसा। इस नेजोपैलेटाइन फोसा से लेके पीछे उल्वा, आपको हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखी होगी, माउथ जैसे ओपन करते हो तो आपने देखा होगा पीछे हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर है, वो उसको हम बोलते हैं जनरली उल्वा। ये कहीं ना कहीं फूड का रिगर्जिटेशन ड्यूरिंग सोलोइंग, ये फूड के रिगर्जिटेशन यानी फूड नोजल कैविटी से रिगर्जिटेट ना हो, इसको प्रिवेंट करने का काम करता है उल्वा। ठीक है, तो ये जो कैलेफ्ट पैलेट है वो आपका इंसेसिव फोरामेन से उल्वा तक एक्सटेंडेड हो सकता है। तो नेक्स्ट अगर मैं आपको पूछूं कि इसकी सीवियरिटी कितनी हो सकती है, एक्सटेंडेड और ग्रूव कितना हो सकता है, तो इंसेसिव फोरामेन से लेके कहां तक हो सकता है, सॉरी आपका उल्वा तक हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं कहता हूं ग्रूव फॉर्म फ्रॉम उल्वा टू नेजोपैलेटाइन फोसा। कहां से कहां तक हो सकता है, ग्रूव फ्रॉम उल्वा टू नेजोपैलेटाइन फोसा हो सकता है। ये मेनली यूनिलेटरल होता है, बाइलेटरल नहीं होता। इसका रीजन ये है कि इसमें जो दोनों साइड की पैलेटाइन प्रोसेस जब ग्रोथ करते हैं तो इंट्रायूटेराइन लाइफ में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। अगर वो फ्यूज नहीं होते तो एक क्या प्रेजेंट रह जाती है, ग्रूव प्रेजेंट रह जाती है। वो जो कंडीशन को क्या बोलते हैं, कैलेफ्ट पैलेट बोलते हैं। अगर मैं आपको डायग्राम शो करूं तो ध्यान से सुनना, दो मैंने पैलेटाइन प्रोसेस, लेटरल पैलेटाइन प्रोसेस, ये कौन से दोनों, लेटरल पैलेटाइन प्रोसेस। और अगर ये लेटरल पैलेटाइन प्रोसेस फ्यूज नहीं हो पाते इंट्रायूटेराइन लाइफ में तो उस कंडीशन में एक ग्रूव प्रेजेंट होता है, एक खांच प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं, कैलेफ्ट पैलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलेफ्ट पैलेट। और ये जो है वो कहां से कहां तक एक्सटेंड हो सकती है, तो मैंने बोला है इंसेसिव फोरामेन या नेजोपैलेटाइन फोरामेन। सुनना बेटा, नेजोपैलेटाइन फोसा, सुनना, नेजोपैलेटाइन फोसा, इसी का दूसरा नाम है इंसेसिव फोरामेन। ठीक है, ये कहां होता है, मैंने बोला था कि जस्ट सेंट्रल इंसाइजर, जो अपर सेंट्रल इंसाइजर है, सेंट्रल इंसाइजर के जस्ट बैक में एक फोसा प्रेजेंट है, कौन सा, इंसेसिव। कौन सा, इंसेसिव फोरामेन। ठीक है, यहां से लेके ये जो कैलेफ्ट है वो कहां तक प्रेजेंट हो सकता है, उल्वा तक प्रेजेंट हो सकता है, या फिर उल्वा कैसा हो सकता है, बाइफिडस। इसको ये जो डायग्राम है वो कई बार पूछा जाता है कि जो बायोफिडस उल्वा है, बायोफिडस उल्वा, वो कौन सी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन के साथ देखने को मिलता है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, कैलेफ्ट पैलेट, ना कि लिप। ठीक है, हां दोनों के साथ हो सकता है पर मेनली किसके साथ, कैलेफ्ट पैलेट के साथ। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बायोफिडस उल्वा सीन इन, तो आंसर क्या रहेगा आपका, कैलेफ्ट पैलेट। ठीक है, बायोफिडस उल्वा एसोसिएटेड विद कैलेफ्ट पैलेट कि कैलेफ्ट पैलेट के साथ एसोसिएटेड होता है क्या बेटा, बायोफिडस उल्वा। दिख रहा होगा ये जो उल्वा हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर है वो बायोफिडस यानी दो पार्ट में बटा है, उसको क्या बोलते हैं, बायोफिडस उल्वा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैलेफ्ट पैलेट के बारे में। तो कैलेफ्ट पैलेट का दूसरा नाम पैलेटोकिसिस। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, पैलेटोकिसिस। सेकंड वन, इसमें जो प्रॉब्लम है वो क्या है, तो फेलियर टू फ्यूजन ऑफ लेटरल पैलेटाइन प्रोसेस की लेटरल पैलेटाइन प्रोसेस जब फ्यूज नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में क्या डेवलप होता है, कैलेफ्ट पैलेट होता है। इसमें जो ग्रूव है वो ग्रूव फॉर्म फ्रॉम उल्वा टू नेजोपैलेटाइन फोसा, यानी उल्वा से लेकर कहां तक हो सकती है, नेजोपैलेटाइन फोसा तक प्रेजेंट हो सकती है। ये जो प्रॉब्लम इसको क्या बोलते हैं, कैलेफ्ट पैलेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। इटियोलॉजी की तरफ अगर मैं बढ़ूं, इटियोलॉजी की बात करते हैं कि सर ये जो प्रॉब्लम है वो क्यों देखने को मिलती है, कैलेफ्ट लिप और कैलेफ्ट पैलेट आने का रीजन क्या है, तो सबसे पहले मैं बोलता हूं इडियोपैथी। नहीं पता एग्जैक्ट कॉजेज, नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, क्यों बच्चों में कैलेफ्ट लिप और पैलेट देखने को मिलता है, ऐसा कुछ एग्जैक्ट कारण तो पता नहीं है। इसके अलावा क्या हो सकता है, तो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज। कौन से क्रोमोसोम की ये भी क्लियर नहीं है कि कोई पर्टिकुलर क्रोमोसोम की वजह से भी कैलेफ्ट लिप और कैलेफ्ट पैलेट की कोइंसिडेंस देखी नहीं गई है। तो मैं कह सकता हूं कि क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटीज भी कुछ केसेस के अंदर रीजन हो सकता है कैलेफ्ट लिप कैलेफ्ट पैलेट के, मैं बोलूं तो ओरोफेशियल डिफेक्ट का। इसके अलावा क्या हो सकता है, तो कुछ ड्रग्स, हाँ ड्रग्स जरूर मायने रखती है, इंजेक्शन ऑफ ड्रग्स, और वो भी मेनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो कैलेफ्ट लिप और कैलेफ्ट पैलेट का कॉज होती है। ठीक है, कौन कौन सी ड्रग्स होती है, तो सबसे पहला मैं बोल रहा हूं बेटा वारफेरिन। और हमें पता है कि एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी हेपेरिन है। क्यों, क्योंकि वारफेरिन कहीं ना कहीं फीटस पे टेराटोजेनिक इफेक्ट लाता है। वो टेराटोजेनिक इफेक्ट कौन सा है, तो कैलेफ्ट लिप और कैलेफ्ट पैलेट प्रेजेंट हो सकता है अगर मां इन प्रेगनेंसी किसका यूज किया हो, वारफेरिन एंटीकोगुलेंट का यूज किया हो। ठीक है, कौन सा डिफेक्ट आता है, तो कैलेफ्ट लिप और कैलेफ्ट पैलेट, और इसी का दूसरा नाम है कॉन्टार्डी सिंड्रोम। कौन सा, कॉन्टार्डी सिंड्रोम या फिर मैं कह सकता हूं हाइपोप्लास्टिक नेजल बोन।
नेजल बोन, यानी कि अगर इंट्रायूटेराइन लाइफ में मदर ने वारफेरिन का यूज किया हो, अगर वारफेरिन का यूज किया हो तो उस कंडीशन में हाइपोप्लास्टिक होता है नेजल बोन, यानी नेजल बोन की हाइपोप्लास्टिक यानी मींस मैं बोलूं तो उसका अंडर ग्रोथ होती है, तो वो जो कंडीशन है वो क्लेफ्ट लिप और पैलेट का कारण हो सकती है। और उसी सिंड्रोम को क्या बोलते हैं? कॉन्टार्डी सिंड्रोम। कौन सा? कॉन्टार्डी सिंड्रोम। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कॉन्टार्डी सिंड्रोम किसके साथ देखने को मिलता है? तो कॉन्टार्डी सिंड्रोम देखने को मिलता है वारफेरिन के साथ। अगर इंट्रायूटेराइन लाइफ में मदर ने वारफेरिन का इंजेक्शन किया हो तो उस कंडीशन में आपको कौन सा सिंड्रोम? कॉन्टार्डी। नेक्स्ट वन, इसके अलावा मैं बात करूं तो सेकंड ड्रग फेनेटोइन। कौन सी? फेनेटोइन। फेनेटोइन भी एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जो कि कॉज करती है फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम। फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम, फीटल हाइडेंटोइड सिंड्रोम, और इसी को बोलते हैं क्लेफ्ट लिप और पैलेट, लिप एंड पैलेट। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट कोज करता है कौन? तो फीटल हाइडेंटोइड सिंड्रोम में जो प्रॉब्लम है वो किसकी है? क्लेफ्ट लिप और पैलेट की है, जो किसकी वजह से हो सकती है? फेनेटोइन की वजह से। इसके अलावा कौन सी ड्रग्स हो सकती है? तो मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट जनरली हम एंटी कैंसर के रूप में भी इसका यूज करते हैं, मीथोट्रेक्सेट। और इसके अलावा एक और याद रखना, एक्ने मेडिकेशन। एक्ने मेडिसिन यानी फोड़े पुंछियों में जो मेडिसिन हम यूज करते हैं, एक्ने मेडिसिन भी कई केसेस में कारण होती है क्लेफ्ट लिप और पैलेट के डेवलप होने की। तो सबसे पहले कॉजेज इटियोलॉजी की बात करते हैं, आइडियोपैथिक, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज एंड द ड्रग्स। ठीक है, तो ड्रग्स भी कहीं ना कहीं अपना रोल करती है क्लेफ्ट लिप और पैलेट में। उसमें मेन दो ड्रग्स जरूर याद रखना, पहला वारफेरिन और दूसरा कौन सा? फेनेटोइन। वारफेरिन क्या कोज करती है? कॉन्ट्रार्डी सिंड्रोम, हाइपोप्लास्टिक नेजल बोन, और फेनेटोइन कोज करता है फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम यूज से। इसके अलावा और कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स है, और कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स है जो कि कारण हो सकती है? तो नेक्स्ट हम बोलते हैं हम मैटरनल अल्कोहल और फोलेट डेफिशिएंसी। फोलेट डेफिशिएंसी यानी जिन मदर ने इंट्रायूटेराइन लाइफ में अल्कोहल का यूज किया हो, यानी कि 100 पूरे किए हो, तो अल्कोहल कंजप्शन के साथ मैंने बोला था कि सेल डिफरेंशिएशन, सेल प्रोलिफरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, ये सारी मैकेनिज्म अल्टर्ड होती है, उस वजह से ग्रो नहीं करता है, ऑर्गन की ग्रोथ अल्टर्ड होती है, और उस कंडीशन में क्या डेवलप हो सकता है? क्लेफ्ट लिप और पैलेट डेवलप हो सकता है। ये हम फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के साथ पढ़ा था कि बहुत सारी फेशियल एब्नॉर्मलिटी किसके साथ देखते हैं? फीटल अल्कोहल सिंड्रोम या एफएएस के साथ। इसके अलावा और कौन-कौन से रीजन हो सकते हैं? तो नेक्स्ट हम बात करें एक्स-रे एक्सपोजर की, कि अगर मदर को इंट्रायूटेराइन लाइफ में एक्स-रे का एक्सपोजर हुआ हो, मदर में मैं बोलूं कि प्रोलॉन्ग्ड एनीमिया रहा हो, ठीक है, एनीमिया एंड हाइपोप्रोटीनिया। अगर मदर में अनीमिया रहा हो, फीटस में भी अनीमिया रहा हो, इसके साथ हाइपोप्रोटीनिया रहा हो, यानी प्रोटीन की डेफिशिएंसी रही हो, और हमें पता है कि प्रोटीन कहीं ना कहीं सेल की ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल होता है, तो प्रोलॉन्ग्ड एनीमिया और हाइपोप्रोटीनिया अगेन रीजन हो सकते हैं क्लेफ्ट लिप और पैलेट के। तो हमने कुछ इटियोलॉजीज, कुछ कॉजेस पढ़े थे, कुछ रिस्क फैक्टर पढ़े थे जो कहीं ना कहीं क्लेफ्ट लिप और पैलेट के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, तो उनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया था। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था वो कौन सा था? ड्रग्स की। ड्रग्स मेनली वारफेरिन और जो फेनेटोइन है वो क्लेफ्ट लिप और पैलेट का कारण होती है या हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसके असेसमेंट की ओर, कि हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे। अगर हम असेसमेंट की बात करें, डायग्नोसिस या असेसमेंट, असेसमेंट में सबसे पहले मैं बात करता हूं फिजिकल एग्जामिनेशन की। जैसे बच्चे का बर्थ हुआ, बर्थ के बाद हमने उसका फिजिकली एग्जामिनेशन किया, हेड टू टो एग्जामिनेशन किया, और फिजिकल एग्जामिनेशन में देखा कि उस बच्चे को क्या प्रेजेंट है? क्लेफ्ट लिप प्रेजेंट है। तो फॉर क्लेफ्ट लिप, कि क्लेफ्ट लिप के लिए तो हम क्या कर सकते हैं? उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करूं। अगर मैं फिजिकल एग्जामिनेशन करूं तो फिजिकल एग्जामिनेशन में देख सकता हूं कि बच्चे की खांस प्रेजेंट है किसमें? लिप में। तो मैं कह सकता हूं, अगर आपको पूछा जाए सर कंफर्म कौन करेगा डायग्नोसिस को, कंफर्म कौन करेगा डायग्नोसिस को क्लेफ्ट लिप में, तो कंफर्म डायग्नोसिस ऑफ क्लेफ्ट लिप ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन की, फिजिकल एग्जामिनेशन के वाया मैं क्लेफ्ट लिप को क्या कर सकता हूं? डायग्नोस कर सकता हूं। अगर मैं पैलेट की बात करूं, अगर मैं पैलेट की बात करूं तो सेकंड वन आता है बेटा ग्लाउड फिंगर। ग्लाउड फिंगर, अगर एग्जामिनर ग्लव पेन के अगर फिंगर इंसर्ट करता है किस पे? हार्ड पैलेट पे, माउथ में फिंगर इंसर्ट करके अगर वो पैलेट को क्या करे? टच करे, तो उसमें अगर ग्लू प्रेजेंट है, अगर खांस प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगी? उससे डिटेक्ट हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा अभी बट हुआ है उसको आप बोलोगे कि बेटा मुंह खोलो, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो हम क्या करते हैं? ग्लाउड फिंगर यानी कि ग्लव पेन के जैसे ही हम टच करते हैं पैलेट को, तो अगर उसमें खांस प्रेजेंट है तो हम क्या कर लेंगे? उसको डिटेक्ट कर लेंगे। तो ग्लाउड फिंगर हम यूज करते हैं किसके लिए? तो फोर क्लेफ्ट पैलेट के लिए, फोर क्लेफ्ट पैलेट के लिए, क्लेफ्ट पैलेट के लिए। ये उसको क्या कर देगा? कंफर्म कर देगा, तो बेटा डायग्नोसिस को। अब सर ये क्लेफ्ट लिप और पैलेट क्या साथ प्रेजेंट होते हैं या फिर कोई भी एक सिंगल डिफेक्ट प्रेजेंट हो सकता है? तो सर सिंगल डिफेक्ट भी हो सकता है, और ये क्या हो सकते हैं? कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो लगभग 25% जो केसेस होते हैं, 25% जो केसेस होते हैं उसमें सिंगली क्लेफ्ट लिप प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं सेम इंसिडेंस 25% केसेस में क्लेफ्ट पैलेट भी होता है, और अगर रिमेनिंग 50% है उसमें मिक्स हो सकता है, मिक्स्ड डिफेक्ट या कंबाइंड डिफेक्ट हो सकता है। क्लेफ्ट लिप भी हो सकता है और क्लेफ्ट पैलेट भी हो सकता है। तो लगभग इसकी इंसिडेंस कितनी रहती है? तो 25% केसेस में क्लेफ्ट लिप, 25% में क्लेफ्ट पैलेट, और 50% केसेस में कैसा हो सकता है? मिक्स भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की ओर। क्लिनिकल फीचर्स की मैं बात करूं कॉम्प्लिकेशन की, इसमें मेनली जो क्लिनिकल फीचर्स है वो और तो कुछ देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस है वो कॉम्प्लिकेशन हम इस बच्चे में डायग्नोस कर सकते हैं या कॉम्प्लिकेशन इस बच्चे में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसके असेसमेंट की ओर, या मैं बात करूं असेसमेंट की या साइन एंड सिम्टम्स की, साइन एंड सिम्टम्स, या फिर मैं कह सकता हूं कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन डिपेंड करते हैं कि कंडीशन अर्ली कॉम्प्लिकेशन क्या रहेंगे, या इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन क्या रहेंगे, और लेट क्या रहेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन की। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन की, सपोज करो अगर किसी बच्चे को क्लेफ्ट लिप प्रेजेंट है, सपोज करो किसी बच्चे को क्लेफ्ट लिप प्रेजेंट है, तो जब आप उस बच्चे को फीड कराओगे, जब आप बच्चे को फीड कराओगे तो बच्चे के लिप्स है वो कंप्लीटली वैक्यूम क्रिएट नहीं कर पाएंगे निपल पे, या मैं बोलूं कि ब्रेस्ट पे। तो उस कंडीशन में बच्चे में जो सकिंग रहेगी वो कैसी रहेगी? इनइफेक्टिव रहेगी। सकिंग कैसी रहेगी? इनइफेक्टिव रहेगी, क्योंकि खांस प्रेजेंट है लिप पे, और लिप पे खांस प्रेजेंट है तो उसमें क्या नहीं बनेगा? वैक्यूम नहीं बनेगा। जब तक वैक्यूम नहीं बनेगा तब तक बच्चा क्या नहीं कर सकता? ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकता, यानी सकिंग नहीं कर सकता इफेक्टिवली। तो सबसे पहला जो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन आता है उसको हम बोलते हैं इनइफेक्टिव सकिंग, इनइफेक्टिव सकिंग या इनइफेक्टिव सकिंग और फीडिंग। ठीक है, जब बच्चा इनइफेक्टिव सकिंग करेगा, सुनना ध्यान से, और फिर जैसे ही उसने सक किया तो उस सकिंग के साथ उस वैक्यूम में जब खांस प्रेजेंट है तो एटमॉस्फेयर एयर भी क्या होगी? बच्चे ने सोलो कर ली, यानी एटमॉस्फेयर एयर का सोलोइंग हो जाएगा, क्योंकि उसमें खांस प्रेजेंट है लिप में। जब बच्चा फोर्सफुली सकिंग करेगा, क्योंकि फोर्सफुली सकिंग के बिना क्या नहीं कर सकता? वो मिल्क को सक आउट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? क्लेफ्ट प्रेजेंट है, तो वैक्यूम नहीं बनेगा। और जब बच्चा फोर्सफुली सक करने की कोशिश करेगा तो एटमॉस्फेयर एयर का भी क्या रहेगा? रिपीटेडली सकिंग होता रहेगा, और जब रिपीटेडली सकिंग करेगा तो उस कंडीशन में वो एयर कहां जाएगी? स्टमक में। तो नेक्स्ट कंडीशन में उस बच्चे में एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। क्या होगा बेटा? एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। इसके साथ क्या हो सकता है? अगर क्लेफ्ट पैलेट प्रेजेंट हो, अगर क्लेफ्ट पैलेट प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन में एस्पायरेशन भी हो सकता है, क्योंकि क्लेफ्ट अगर प्रेजेंट है, खांस अगर प्रेजेंट है, तो नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के बीच में क्या है? कनेक्शन है। तो जैसे बच्चा सकिंग के बाद स्वॉलोइंग करेगा तो उस कंडीशन में वो जो मिल्क है वो नेजल कैविटी की तरफ भी जा सकता है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? एस्पायरेशन। तो नेक्स्ट कंडीशन में उस बच्चे में एस्पायरेशन हो सकता है, एस्पायरेशन हो सकता है, या फिर मैं बोलूं एस्पायरेशन की वजह से एस्पायरेटरी निमोनिया हो सकता है।
एस्पायरेटरी निमोनिया। इसके अलावा जब मदर देखेगी, जब उसको पेरेंट देखेंगे तो पेरेंटल एंजाइटी भी होना कॉमन चीज है, क्योंकि पेरेंट्स जब देखेंगे तो उनको एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बच्चे में क्या है, ओरल फेशियल डिफेक्ट है। जितने भी कंजेनाइटल डिफेक्ट हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में डिटेक्ट करते हैं, वो मदर्स के लिए या पेरेंट्स के लिए ज्यादा एंजाइटी क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो कैसे हैं, विजिबल है बजाय किसी हिडन डिफेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट वन पेरेंटल एंजाइटी उसमें क्या आएगी, प्रेजेंट आएगी। अगर मैं लेटर कॉम्प्लिकेशंस की बात करूं कि इसके अलावा अगर बात करें लेट कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से आप देख सकते हो, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लेट कॉम्प्लिकेशन की ओर। लेट कॉम्प्लिकेशन की अगर मैं बात करूं कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लिकेशन है जो कि कैलप लिप और पैलेट में लेटर ऑन लाइफ में अंदर देखने को मिलेंगे, तो सुनना बेटा ध्यान से। एक स्टिशियन ट्यूब जो कि कनेक्शन होता है किसके बीच में, तो मिडिल ईयर से नेसोफेरिंक्स के बीच में। कौन सा बेटा, स्टिशियन ट्यूब या स्टिशियन, या इसको यूस्टिशियन ट्यूब भी बोलते हैं। स्टिशियन ट्यूब क्या है, तो एक कनेक्शन है, एक कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्म एक कैनाल है, मैं कह सकता हूं कनेक्शन बिटवीन मिडिल ईयर एंड फेरिंग्स। कि फेरिंग्स और मिडिल ईयर के बीच में कनेक्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूस्टिशियन ट्यूब से बोलते हैं। ये जो यूस्टिशियन ट्यूब है वो कनेक्शन होती है जो कि मिडिल ईयर के अंदर प्रेशर को, मिडिल ईयर के प्रेशर को क्या करती है, मेंटेन करती है। आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, अब सपोज करो, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, समझना कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कैलप पैलेट प्रेजेंट है, इसका मतलब ओरल कैविटी और नेजल कैविटी के बीच में क्या कनेक्शन है, और उसी नेजल कैविटी से एक ट्यूब निकल रही है तो कहां जा रही है, मिडिल ईयर में जा रही है। तो सपोज करो अगर ये मिल्क, अगर ये फीडिंग मटेरियल अगर यूस्टिशियन ट्यूब में एंटर कर जाए, तो उसके बाद यूस्टिशियन ट्यूब में क्या करेगा, स्टैग्नेशन, और स्टैग्नेशन के बाद क्या हो सकता है, इन्फेक्शन। और ये जो इन्फेक्शन है वो कहां चला जाएगा, मिडिल ईयर में चला जाएगा। इस बच्चे में रिकरेंट क्या देखने को मिलेगा, इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन में भी मेनली कौन सा, तो ओटाइटिस मीडिया। तो नेक्स्ट याद रखना लेट कॉम्प्लिकेशन, और लेट कॉम्प्लिकेशन में हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहला रिकरेंट इन्फेक्शन और रिकरेंट इन्फेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलेगा ओटाइटिस मीडिया यानी मिडिल ईयर इन्फेक्शन। क्या देखने को मिलेगा, ओटाइटिस मीडिया। अगर कंटीन्यूअस, अगर रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया है, तो उस कंडीशन में लेटर ऑन लाइफ उस बच्चे में हियरिंग लॉस भी हो सकता है, या हियरिंग डिफिकल्टी भी होगी, हियरिंग प्रॉब्लम या हियरिंग डिफिकल्टीज। ठीक है, हियरिंग प्रॉब्लम यानी बच्चे को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि उसमें मिडिल ईयर को हमने क्या किया, डैमेज। और मिडिल ईयर में मेनली क्या होती है, ओसिकल्स, मेलियस, इंकस और स्टेपिस, यानी कि 3 बोन प्रेजेंट होती है। अगर रिपीटेड मिडिल ईयर का इंफेक्शन होता है, तो उस कंडीशन में उस बोन में भी क्या हो जाएगा, डैमेजिंग इफेक्ट आएगा। तो उस वजह से भी उस बच्चे में क्या आएगा, हियरिंग लॉस अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो पहला मैं बात करूं लेटर कॉम्प्लिकेशन के अंदर, पहला बोला था रिकरेंट इन्फेक्शन, सेकंड वन बोल रहा हूं हियरिंग प्रॉब्लम। जब बच्चा कुछ सुनेगा ही नहीं, समझना बेटा ध्यान को, जिन बच्चों में हियरिंग डिफेक्ट होता है उनमें नो डाउट स्पीच प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि जब तक बच्चा सुनेगा नहीं, जब तक हियरिंग नहीं होगा, तब तक वो कुछ भी सीखेगा नहीं, यानी लर्निंग बिना सुने आप लर्न नहीं कर सकते। तो उसमें अच्छा बच्चा पढ़ तो सकता नहीं, आपके जैसा तो है नहीं कि सर सुनाई तो नहीं दिया लेकिन हमने पढ़ लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे की लर्निंग के लिए उसका क्या होना जरूरी है, हियरिंग भी होना जरूरी है। यानी जिस बच्चे में हियरिंग डिफेक्ट आता है उसमें नो डाउट उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, स्पीच डिफिकल्टी आएगी। तो नेक्स्ट वन मैं कह सकता हूं हियरिंग के साथ इंपेयरमेंट हो सकता है स्पीच का, इंपेयर्ड स्पीच। ठीक है, और अगर इंपेयर्ड हुआ स्पीच तो उस कंडीशन में बच्चा बोलेगा नहीं, और जब तक बच्चा नहीं बोलेगा तो पेरेंट और चाइल्ड के बीच का जो रिलेशनशिप है, जो बॉन्डिंग है, वो भी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं डिस्टर्ब पेरेंट टू चाइल्ड बॉन्डिंग या चाइल्ड रिलेशनशिप यानी पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप इस बच्चे में कैसे होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो क्योंकि बोन डिफेक्ट है, बोन की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसी बोन में क्या आते हैं, टिप का इरप्शन। तो लेटर ऑफ लाइफ में माल ऑक्लूजन एंड माल प्लेसमेंट ऑफ टिप कि टीथ का माल प्लेसमेंट और माल ऑक्लूजन भी हो सकता है, क्योंकि जो डिफॉर्मिटी है वो किसकी है, मैक्सिलरी बोन की है। तो उस कंडीशन में माल प्लेसमेंट या माल ऑक्लूजन ऑफ टीथ हो सकता है। ठीक है, तो लेटर कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से होते हैं, तो लेटर कॉम्प्लिकेशन में बेटा रिकरेंट इन्फेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। रिकरेंट इन्फेक्शन और ये क्या करता है, ओटाइटिस मीडिया करता है। क्वेश्चन सुनना ध्यान से, कई बार ऐसा आता है कि एक बच्चे को कैलप लिप या कैलप पैलेट था, कैलप पैलेट था, तो लेटर ऑन लाइफ में कौन सा कॉम्प्लिकेशन मेनली नर्स देख सकती है, तो हियरिंग डिफॉर्मिटी। या फिर आपसे पूछा जाए कि एक बच्चे की सर्जरी हुई थी कैलप पैलेट की सर्जरी के बाद जब फॉलो के लिए आया था पेशेंट, तो बताओ नर्स इनमें से कौन से क्राइटेरिया को क्या करेगी, असिस्ट करेगी कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, लेटर ऑन प्रॉब्लम क्या आ सकती है, तो हम क्या बोलेंगे उसको रिकरेंट इन्फेक्शन या ओटाइटिस मीडिया हुआ होगा कब, सर्जरी से पहले। और उस ओटाइटिस मीडिया का कॉम्प्लिकेशन इस बच्चे में क्या आ सकता है, हियरिंग प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेनली किस पे ध्यान देना बेटा, हियरिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हम देखते हैं, एक बच्चा तो किससे सफर करता है, कैलप लिप या पैलेट से। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशंस के बाद या साइन एंड सिम्पटम्स के बाद हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसके ट्रीटमेंट की होती है। अगर कैलप लिप और कैलप प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में हम उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो ट्रीटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कब करेंगे ट्रीटमेंट, क्या करेंगे, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला आता है कैलप लिप और कैलप लिप की सर्जरी को हम बोलते हैं काइलोप्लास्टी, सर्जिकली रिपेयर ऑफ कैलप लिप या सर्जिकल रिपेयर ऑफ कैलप लिप टू प्रोवाइड एडिक्वेट सकिंग कि एडिक्वेट सकिंग को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काइलोप्लास्टी करना पड़ेगा। सुनना ध्यान से, हेयर लिप या काइलोप्लास्टी बोला